कभी सोचा है, जेब में रखा कागज का एक छोटा सा टुकड़ा आपको खाना, घर और जरूरत की हर चीज कैसे दिला सकता है? ये अपने आप में एक जादू जैसा है ना? तो आज हम इसी जादू को, यानी पैसे के पूरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और ये आता कहाँ से है। चलिए, एक काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए टाइम में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ना कोई रुपया है, ना डॉलर, ना कोई सिक्का, ना कोई नोट, कुछ भी नहीं। अगर किसी को जूते चाहिए तो हो सकता है बदले में उसे अपनी मुर्गियां देनी पड़े। ये सुनने में ही कितना अजीब और मुश्किल लग रहा है ना? असल में इसी मुश्किल ने उस दौर में व्यापार को लगभग नामुमकिन बना दिया था। तो पैसे की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस दुनिया की जहां पैसा था ही नहीं। फिर जानेंगे कि पैसे का आविष्कार आखिर हुआ कैसे। इसके बाद हम इसके काम करने के तरीके, यानी इसकी सुपर पावर्स को समझेंगे, इसके अलग अलग रूपों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में इसकी मांग और पूर्ति का खेल कैसे चलता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी पैसे से पहले की दुनिया। अर्थशास्त्री इसे वस्तु विनिमय प्रणाली या सीसी इकोनॉमी कहते थे। मतलब कमोडिटी के बदले कमोडिटी, चीज के बदले चीज। ये व्यापार का सबसे पुराना तरीका तो था, लेकिन सच कहूं तो ये चुनौतियों से भरा हुआ था। देखिए, इस सिस्टम में एक नहीं बल्कि कई बड़ी दिक्कतें थीं। सबसे बड़ी चुनौती तो थी जरूरतों का मेल खाना। इसके अलावा चीजों की कीमत कैसे तय हो, इसका कोई एक पैमाना नहीं था। धन जमा करके रखना तो और भी मुश्किल था। भविष्य के लिए उधार देना लेना लगभग नामुमकिन था। और अपनी संपत्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी एक बहुत बड़ा सरदर्द था। इसकी सबसे बड़ी समस्या को थोड़ा और समझते हैं, जिसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मान लीजिए एक किसान है जिसके पास ढेर सारा अनाज है और उसे जूते चाहिए। अब उसे एक ऐसे मोची को ढूंढना पड़ेगा जिसे सिर्फ जूते बेचने ही ना हो, बल्कि बदले में उसे अनाज की जरूरत भी हो। अगर उस मोची को अनाज नहीं, कपड़े चाहिए, तो बस सौदा वहीं खत्म। इसी वजह से व्यापार बहुत ही धीमा और मुश्किल हो जाता था। और धन जमा करने वाली समस्या के बारे में सोचिए। अगर किसी की सारी दौलत अनाज, फल या सब्जियों की शक्ल में है, तो वो उसे कब तक संभाल कर रख सकता है? कुछ ही समय में सब खराब हो जाएगा। या अगर किसी के पास जानवर हैं, तो उनको पालने पोसने में कितना खर्च हो जाएगा? मतलब वेल्थ को स्टोर करना, उसे बचा कर रखना लगभग नामुमकिन था। तो इन्हीं सब मुश्किलों और परेशानियों ने इंसान को एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार करने पर मजबूर कर दिया। और वो आविष्कार था मुद्रा, या जिसे हम आम भाषा में पैसा कहते हैं। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं था, बल्कि ये व्यापार की उन सभी समस्याओं का एक सीधा साधा समाधान था। तो आखिर ये मुद्रा है क्या? अगर बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो मुद्रा कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे लेन देन के लिए हर कोई स्वीकार करने को तैयार हो। जैसा कि एक अर्थशास्त्री वॉकर ने बहुत अच्छी बात कही थी, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। इसकी असली ताकत इसी बात में है कि इसे हर कोई मानता है। वैसे पैसे का रूप हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। यह हजारों सालों में धीरे धीरे बदला है। इसकी शुरुआत हुई थी वस्तु मुद्रा से, जैसे अनाज, गाय बैल या सीपियां। फिर आया सोने चांदी के चमकदार धातु सिक्कों का दौर। इनके बाद सरकार ने कागजी नोट जारी किए और फिर बैंकों की साख मुद्रा आई, जैसे चेक और कार्ड्स। और आज तो हम डिजिटल मनी के युग में हैं, जहां सब कुछ ऑनलाइन है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की असली ताकत की, यानी इसके कामों की। आप इन्हें पैसे की सुपर पावर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से वस्तु विनिमय की हर एक समस्या का हल निकल आया। अर्थशास्त्री पैसे के काम को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है प्राथमिक कार्य, जो इसके सबसे जरूरी काम है। फिर आते हैं गौण या सहायक कार्य, जो इन्हीं प्राथमिक कामों की वजह से मुमकिन हो पाते हैं। और आखिर में है आकस्मिक कार्य, जो आजकल की मॉडर्न इकोनॉमी में उभर कर सामने आए हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक कार्यों को समझते हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव हैं। पहला, विनिमय का माध्यम। पैसे ने उस दोहरे संयोग वाली सिरदर्दी को ही खत्म कर दिया। अब कोई भी अपनी चीज बेचकर पैसा ले सकता है और फिर उस पैसे से अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकता है। दूसरा काम है मूल्य का मापक। अब हर चीज की कीमत रुपए, डॉलर या किसी और करेंसी में तय की जा सकती है, जिससे ये जानना बहुत आसान हो गया है कि कौन सी चीज कितनी महंगी या सस्ती है। अब आते हैं गौण कार्यों पर। पैसे की वजह से भविष्य के भुगतानों का एक स्टैंडर्ड तय हो गया। मतलब आज उधार लेकर भविष्य में चुकाना मुमकिन हुआ। ये मूल्य के संचय का भी एक बेहतरीन जरिया है।
अब लोग बैंक में पैसा रखकर अपनी संपत्ति को आसानी से और सुरक्षित तरीके से बचा सकते हैं। और मूल्य के हस्तांतरण की बात करें तो अब तो बस एक क्लिक में लाखों करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। ये सब पैसे की ही देन है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, पैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। तो अब हम इसके अलग अलग रूपों को या इसके वर्गीकरण को समझेंगे। ये वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि किसी भी पैसे का मूल्य आखिर आता कहां से है। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 प्रकार हैं। पहला, पूर्णकाय मुद्रा, जैसे पुराने जमाने का सोने का सिक्का। इस पर जितना लिखा होता था उतने का ही उसमें सोना भी होता था। दूसरा, प्रतिनिधि मुद्रा। ये कागज का नोट होता था, लेकिन इसके पीछे सरकार की गारंटी होती थी कि आप जब चाहें इसे सोने या चांदी में बदलवा सकते हैं। और तीसरा है साख मुद्रा, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, जहां एक सिक्के या नोट पर जो कीमत लिखी होती है वो उससे बनाने में लगी धातु या कागज की लागत से कहीं कहीं ज्यादा होती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। आज हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 500 का नोट हो या 2000 का, उसकी अपनी कोई खास कीमत नहीं है। उस नोट को छापने में तो बस कुछ रुपए ही लगते हैं। हम उसे 500 रुपए का इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें सरकार और देश के केंद्रीय बैंक पर भरोसा है कि वो इसकी कीमत बनाए रखेंगे। इसी भरोसे पर चलने वाली मुद्रा को फियाट मनी भी कहते हैं। अच्छा, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि पैसा क्या है और ये क्या क्या काम करता है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में पैसे की मांग और पूर्ति का सिस्टम कैसे काम करता है। एक बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हुए हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। उनके मुताबिक लोग 3 मुख्य वजहों से पैसा, खासकर नकदी, अपने पास रखना चाहते हैं। पहली वजह है लेन देन के लिए, मतलब रोजमर्रा के खर्चों के लिए, जैसे दूध, सब्जी, किराया वगैरह। दूसरी वजह है सावधानी के लिए, यानी किसी अचानक आई मुसीबत या इमरजेंसी के लिए, जैसे कोई बीमारी। और तीसरी वजह है सट्टेबाजी के लिए, यानी भविष्य में कहीं निवेश करके फायदा कमाने के मौके के लिए पैसा हाथ में रखना। ये तो बात हुई कि लोग पैसा मांगते क्यों हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पैसा इकोनॉमी में आता कहां से है। इसकी सप्लाई यानी पूर्ति कौन करता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहां पैसे के 3 मुख्य सप्लायर हैं। सबसे बड़ा और सबसे अहम है देश का केंद्रीय बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई, जो 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट छापता है। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। और तीसरे हैं कमर्शियल बैंक, जो लोन देकर और डिपॉजिट लेकर साख का निर्माण करते हैं और इस तरह पैसे की सप्लाई को और बढ़ाते हैं। भारत में नोट छापने का एक बड़ा दिलचस्प नियम है, जिसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। इस सिस्टम के तहत आरबीआई को नोट छापने के लिए अपने पास हमेशा कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना ही पड़ता है। और एक शर्त यह भी है कि इस 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ रुपए का सोना होना जरूरी है। इसी आधार पर वो करेंसी जारी करता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में कुल पैसा है कितना, इसे मापने के लिए आरबीआई के पास आप कह सकते हैं कि 4 अलग अलग पैमाने हैं: M1, M2, M3 और M4। M1 पैसे का सबसे तरल माप है। तरल का मतलब वो पैसा जो तुरंत खर्च किया जा सकता है, जैसे हमारी जेब में रखी नकदी या बैंक के करंट अकाउंट में पड़ा पैसा। और जैसे जैसे हम M2, M3 से M4 की ओर बढ़ते हैं, हम इसमें कम तरल चीजें भी जोड़ते जाते हैं, जैसे बैंकों में रखी फिक्स डिपॉजिट और डाकघर की बचत। इसलिए M1 पैसे का सबसे छोटा माप है और M4 सबसे बड़ा और व्यापक माप है। आखिर में सर फ्रांसिस बेकन की ये बात पैसे के स्वभाव को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। पैसा एक बहुत अच्छा सेवक है, एक शानदार टूल है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जिंदगी को रफ्तार दी है। लेकिन अगर इसे ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक बहुत बुरा मालिक भी साबित हो सकता है, जो महंगाई और बर्बादी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुद्रा ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत आसान और कुशल बना दिया है, लेकिन क्या इसने हमारे जीवन को वाकई में बेहतर बनाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना? एक दिलचस्प बात सोचने के लिए।